आर्थिक भूगोल क्या है? आर्थिक भूगोल की संकल्पनाएं, आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, विषय क्षेत्र और उसकी प्रकृति। आर्थिक क्रियाकलाप हम लोग पिछले क्लासेस में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक ना। इसमें उसका एक टॉपिक रह गया था, ठीक है, क्या? आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के उपागम। तो आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के उपागम का क्या अर्थ है? जैसे कि आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में और उसके विकास के क्रम में, ठीक ना, हम किस प्रवृत्ति के द्वारा या किसके अनुरूप हम उसका अध्ययन करते हैं, ये बात उसमें लिया जाता है, ठीक। तो इसमें मुख्य रूप से 3 उपागम आते हैं, 3 अप्रोचेज आते हैं। वो 3 अप्रोचेज क्या क्या हैं? देखिए, पहला है वस्तुगत उपागम। वस्तुगत उपागम, ठीक। वस्तुगत उपागम यानी कि कमोडिटी अप्रोच। कमोडिटी अप्रोच, ठीक। कमोडिटी अप्रोच, क्लियर। देखिए, वस्तुगत उपागम में आर्थिक भूगोल में या अपने हम जीवन में जो मानव आर्थिक क्रियाकलाप कर रहा है उससे संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं का अध्ययन अगर हम करते हैं तो वह वस्तुगम उपागम कमोडिटी अप्रोच के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की वस्तु, किसी भी प्रकार की वस्तु और सेवा, बात समझ में आ रही है? अब वस्तुओं में वस्त्र, ठीक, भोजन, वस्त्र, भोजन, ठीक ना, और बहुत सारी चीज़ें, जीवन की आवश्यकताएं, जो जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, ठीक ना, उसके लिए हम जिस वस्तुओं का, जिस प्रकार की वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं, उन सबका अध्ययन किस में किया जाता है? वस्तुगत उपागम में। लोहा, ठीक ना, स्टील, प्लास्टिक, ठीक, जितनी भी सारी चीज़ें हम अपने मानव जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, वो सब का अध्ययन वस्तुगत उपागम। तो एक तो हम वस्तुओं के आधार पे आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं, ठीक ना। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रादेशिक उपागम। क्या है? प्रादेशिक उपागम, ठीक ना, रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच, ठीक। प्रादेशिक उपागम में क्या होता है कि हम किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन, किसी भी चीज़ का अध्ययन हम जब आर्थिक भूगोल में करते हैं तो वो प्रादेशिक रूप से करते हैं। किस रूप से करते हैं? प्रादेशिक रूप से हम इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, क्षेत्र के अनुसार। हम बड़े पैमाने पर नहीं, ठीक है, क्षेत्र को लेते हैं और उस क्षेत्र के अनुसार हम क्या करते हैं कि आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। जैसे वस्त्र लेते हैं, वस्त्र, कपड़ा, तो कपड़ा का जहाँ उत्पादन होता है हम उस एक पार्टिकुलर क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। उसमें उस उत्पादन के लिए जो कच्चा माल जाता है वो किसी दूसरे क्षेत्र से जाता है, हम उस क्षेत्र का, उस प्रदेश का अध्ययन करेंगे। जहाँ से लोहा निकलता है, जो लोहे की खान है, हम उसका पार्टिकुलर रूप से क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया क्या? रीजनल अप्रोच। बात समझ में आ रही है? क्या हो गया ये? रीजनल अप्रोच, ठीक। तीसरा जो उपागम है वो है थियोरेटिकल अप्रोच। थियोरेटिकल अप्रोच यानी कि सैद्धांतिक उपागम। सैद्धांतिक उपागम, ठीक ना, सैद्धांतिक उपागम। थियोरेटिकल अप्रोच, थियोरेटिकल का मतलब क्या? सैद्धांतिक। हम आर्थिक भूगोल में जितने भी वस्तुओं का, सेवाओं का या जिन भी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, उसका अध्ययन
हम पहले से निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप ही करते हैं। बात समझ में आ रही? पहले से कुछ सिद्धांत निर्धारित हैं, हम उन सिद्धांतों के अंतर्गत ही क्या करते हैं कि इस प्रकार के उपागमों का अध्ययन करते हैं। क्लियर? ठीक। तो इसमें ये था। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? संसाधन। संसाधन क्या होता है, कितने प्रकार से होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं, इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक ना? तो उपागम देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे क्या? संसाधन। ठीक है, रिसोर्सेज, संसाधन। ठीक, देखिए संसाधन क्या होते हैं, हम किसको संसाधन बोलेंगे? संसाधन किसको बोलेंगे? इस दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु जिसका या जिसकी मानव को ज़रूरत पड़ रही है, वह मानव के लिए क्या है? संसाधन है। इस दुनिया में, इस संसार में, विश्व में किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसको हम संसाधन बोलते हैं। ठीक, इस संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं। क्या है? बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम सबको संसाधन नहीं बोलेंगे। संसाधन हम उसी को बोलेंगे जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता हो। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर ये चेयर है, चेयर पर अगर हम बैठेंगे, बैठने के प्रयोग में ला रहे हैं, तो यह हमारे लिए क्या हुआ? संसाधन हुआ। अगर हम कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई उपयोग ही ना हो, तो वह संसाधन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अगर कहीं पर ये भूमि है, अगर इसका प्रयोग हम फसल बोने में नहीं लाते हैं, तो यह अभी संसाधन नहीं होगा। क्लियर? जैसे जल संसाधन, पानी का प्रयोग, पानी में क्या करते हैं हम? मत्स्य पालन होता है। अगर न हो, नौका न चले, कोई गेमिंग का काम न हो, ठीक ना, तो पानी का क्या हो जाएगा? कोई प्रयोग नहीं रहेगा, तो हम उसको भी संसाधन नहीं बोलेंगे। तो जिस चीज़ का मानव प्रयोग कर रहा है, या जो वस्तु मानव के लिए क्या कर रही है, जो वस्तु मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक। अब संसाधन के कई प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है, सबसे पहले देखते हैं जैविक संसाधन। क्या चीज़? जैविक संसाधन। और दूसरा होता है अजैविक संसाधन। एक है जैविक, ठीक है ना, बायोटिक रिसोर्स, और दूसरा है अबायोटिक रिसोर्स। क्लियर? अब जैविक संसाधनों में क्या आता है? वनस्पति, पशु पक्षी, और वे समस्त पदार्थ, वे समस्त चीज़ें जिसमें क्या हो? जीवन हो। वे समस्त पदार्थ जिसमें कि जीवन हो, जीवन युक्त, जिसमें जीवन होगा, वे सारी चीज़ें किस में आएंगी? जैविक संसाधन में, बायोटिक रिसोर्स में। और अजैविक संसाधन, इसको भौतिक संसाधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक संसाधन। ठीक, ये संसाधन क्या होते हैं? ताप, मिट्टी। बात समझ में आ रही है?
पहाड़ पर्वत आदि, ये सब किस में आते हैं? ठीक, जल, ये अजैविक संसाधन है जिसमें जीवन ना हो। बात समझ में आ रही है? तो संसाधनों के जीवन के आधार पर मुख्य रूप से दो भाग, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन, बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। क्लियर? संसाधनों के कुछ प्रकार और हैं, संसाधनों के कुछ प्रकार और हैं जिनको हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो ये प्रकार क्या है? तो एक है क्या? नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है क्या? अनवीकरणीय संसाधन। एक है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। क्या चीज़? नवीकरणीय संसाधन और दूसरा क्या है? ये नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होता है? रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। और अनवीकरणीय क्या होता है? नॉन रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल, ठीक ना, नॉन रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ऐसे संसाधन नॉन रिन्यूएबल होते हैं जिनका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। ये जो डिवाइडेशन हमने किया है ये तो जीवन के आधार पे कर लिया, जैविक और अजैविक किसके आधार पे? जीवन के आधार पे। और ये समाप्त होने के आधार पे है। किसके आधार पे है? समाप्त होने के आधार पे, खत्म होने के आधार पे है। तो खत्म होने के आधार पे दो संसाधन हैं, एक अनवीकरणीय संसाधन और एक नवीकरणीय संसाधन, ठीक ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? ऐसे संसाधन होते हैं जो एक बार खत्म हो गए तो हम उनको दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि दैट इज कंज्यूम्ड वंस, अगर एक बार उसको हम कंज्यूम कर लें, ठीक, तो वह दोबारा से यूजेबल नहीं होगा। जैसे कि क्या? कोयला, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? अनवीकरणीय है। कोयला एक बार खत्म हो गया दोबारा हम उसको प्रयोग में नहीं लाएंगे, पेट्रोल एक बार खत्म हो गया दोबारा हम उसको प्रयोग में नहीं लाएंगे, ठीक ना। हाँ, क्लियर हुआ? तो ये दोनों मुख्य रूप से क्या हैं? अनवीकरणीय रिसोर्सेज में आते हैं। क्योंकि हमारे पृथ्वी के अंदर कितना कोयला मौजूद है ये हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। कितना पेट्रोलियम मौजूद है ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं। तो सिर्फ उससे विभिन्न माध्यम है उसके बताने के, ठीक है, रिमोट सेंसिंग के द्वारा और बहुत सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि हाँ इस क्षेत्र में इतना 1000 या लाख टन कोयले का भंडार है। तो वो अनुमानहीन है, वास्तव में एक्चुअली तो हम देख नहीं रहे हैं। तो वो कभी भी खत्म हो सकता है। धरती में कितना पेट्रोल है वो कभी भी खत्म हो सकता है, ठीक। इसलिए ये क्या है? इसलिए इसलिए ये क्या है? ये चीज़ें अनवीकरणीय श्रेणी में आती हैं और इसीलिए इनको बचाया जाता है। क्या किया जाता है? इसलिए इनको बचाया जाता है। क्लियर? देखिए दूसरा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। ऐसे संसाधन जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे संसाधन जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से संसाधन हैं? वो है क्या? पवन, पवन ऊर्जा है। हवा पृथ्वी पर चल रही है, कभी खत्म होगी नहीं। तो ये किस में आएगा? रिन्यूएबल में, नवीकरणीय संसाधन में।
ठीक। उसके बाद सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होगा? ऐसा तो नहीं है कि हम सूर्य का प्रकाश जितना यूटिलाइज कर रहे हैं, जितना प्रयोग कर रहे हैं, वो कम होता चला जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। और अनवीकरणीय में क्या था, पेट्रोलियम हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो जितना है वो कम ही हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, और ये ख़त्म नहीं होंगे। हवा नहीं ख़त्म होगी, ताप नहीं ख़त्म होगा, बात समझ आ रही है? ठीक, ये हो गया। फिर गतिक जल संसाधन, कौन सी? गतिक जल, जैसे नदियों का संसाधन है, समुद्रों में से अगर हम उसका प्रयोग कर पाएँ तो भी किस में आएगा? नवीकरणीय संसाधनों में। वो भी जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं, हम उसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है रे इतना? ठीक। अब देखिए, ये तो हो गया जीवन के आधार पे, ये हो गया समाप्ति होने के आधार पे। ठीक। अब कुछ प्रकार हैं संसाधनों के, ठीक ना, जो स्वामित्व के आधार पे हैं। किसके आधार पे हैं? स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ठीक ना। स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से संसाधन हैं? तो स्वामित्व के आधार पर देखिए, पहला है क्या? राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक। नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज। राष्ट्रीय संसाधनों पर हक किसका होता है? सरकार का होता है। बात समझ में आ रही है? किसका? सरकार का। जैसे कहीं पर भी कोयला निकल रहा है, पेट्रोलियम निकल रहा है, तो उस पर सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होगा। उसकी मालिक कौन होगी? तो जो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, वन, खाने, इसकी जो मालिक होती है, जो स्वामी इसका होता है, वो सरकार होती है। ठीक। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं, ठीक, जो राज्यों के आधार पे होते हैं, तो उसका मालिक राज्य होते हैं। फिर कुछ होते हैं क्या? सामाजिक संसाधन भी होते हैं। क्या होते हैं? सामाजिक संसाधन। ऐसे संसाधन जो लगभग सरकारी ही होते हैं और उस पर पूरे समाज का अधिकार होता है। और कभी कभी जब ये सरकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो हम देखते हैं कि लोग भी क्या करते हैं, समाज के लोग मिलकर के अपना संसाधन बना लेते हैं। जैसे गांव में शादी विवाह के लिए जो बर्तन वगैरह सामान वगैरह जाते हैं और उसको पंचऊ बना दिया जाता है। सब लोग पैसा देकर खरीदते हैं और जिसके यहाँ भी शादी विवाह पड़ता है सब लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के संसाधन क्या हो जाएंगे? सामाजिक संसाधन। कुछ संसाधन होते हैं क्या? व्यक्तिगत, व्यक्तिगत या निजी संसाधन। क्या होते हैं? व्यक्तिगत या निजी संसाधन। ये संसाधन क्या होते हैं? जो पर्सनल होते हैं, व्यक्तिगत किसी का हो सकते हैं, ठीक ना। जो लोगों के संसाधन होते हैं व्यक्तिगत, पर्सनली, जैसे किसी की प्रॉपर्टी, किसी का घर। बात समझ में आ रही है? तो ये संसाधन क्या होंगे? निजी संसाधन होंगे, व्यक्तिगत संसाधन होंगे। ठीक, क्लियर है? इसी तरीके से एक और चीज़ है, कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। और ऐसे रिसोर्सेज पर दुनिया के सभी देशों का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? सभी देशों का, ठीक ना। किसका? सभी देशों का अधिकार होता है। जैसे किसी भी देश की जो संसाधनों के विदोहन करने की जो क्षमता होती है वो 200 नॉटिकल मील तक होती है। कितने तक होती है? 200 नॉटिकल मील, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। क्लियर?
उसके बाहर, जैसे भारत का ये तट हुआ, क्या हुआ, भारत का ये तट है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो है भारत का तट, ये होता है क्या, इसका भारत का जो तट है ये इसकी प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है। क्या होती है? प्रादेशिक समुद्री सीमा। ये 12 नॉटिकल मील तक होता है। इसके तट से कितनी दूरी तक होता है? 12 नॉटिकल मील तक। फिर यहाँ से 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र होता है, वो भी किसी देश का। जैसे यहाँ तक कुछ भी कर सकते हैं आप, 24 नॉटिकल मील होता है, यहाँ तक भी कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। संलग्न क्षेत्र होता है, उसमें आप संसाधनों का विदोहन करिए, रिसर्च करिए, चीज़ों को ढूंढिए समुद्र में। और यहाँ से लेकर के जो 200 नॉटिकल मील तक होता है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। इसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, संसाधनों का विदोहन कर सकते हैं। ठीक, यह ऐसा क्षेत्र होता है 200 नॉटिकल मील तक का, जिसमें कोई भी दूसरा देश आएगा, ये पूरा समुद्र है, कोई भी अगर दूसरा देश अपनी जहाज़ लेकर के आ रहा है तो इस बाउंड्री में इंटर करने से पहले उसको इंडिया से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक परमिशन नहीं लेगा, लेकिन जैसे 200 नॉटिकल मील से उसको अंदर आना होगा वो परमिशन लेना पड़ेगा उसको, क्योंकि यह भारत का क्या होगा? पर्सनल क्षेत्र होगा, आधिकारिक समुद्री क्षेत्र होता है। बात समझ आ रही है? तो ये प्रादेशिक जल क्षेत्र हो गया 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील क्या हो गया? संलग्न क्षेत्र हो गया, और 200 नॉटिकल मील क्या हो गया? अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है। ठीक, क्लियर? बात समझ में आ रही? अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? समुद्र में तो सभी देश है ना, यहाँ पर श्रीलंका भी है, यहाँ पर श्रीलंका है जो 200 नॉटिकल मील के बीच में है, और यहाँ पर अगर कोई और देश है, जैसे कोई भी देश हो सकता है। तो यह नियम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इस नियम को इसलिए बनाया गया ताकि देशों में जो विवाद है, जो झगड़ा हो, वो सुलझ जाए। ऐसा नहीं कि कोई किसी भी देश में जा कर के अपना जो है कि पेट्रोलियम निकालने लगा, या कोई संसाधन ढूंढने लगा, या मत्स्य का वो करने लगा। बस समझ में आ रही है? इस देश का अगर 200 नॉटिकल मील यहाँ आता है तो भारत भी क्या करेगा? इसके अंदर इधर नहीं जाएगा। तो बच गया ये वाला क्षेत्र, बीच वाला। बात समझ में आ रही है? तो ये बीच वाला क्षेत्र किसका होता है? 200 नॉटिकल मील के बाद, 200 नॉटिकल समुद्री मील के बाद ये बीच वाला क्षेत्र किसका होता है? ये सबका होता है। इसी को बोलते हैं क्या? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसमें कोई भी देश आ सकता है, जा सकता है, दुनिया के किसी कोने का कोई देश हो, उसको कोई देश बोलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या हो पा रहा है? व्यापार हो पा रहा है समुद्री मार्गों के द्वारा। तो चीन का जो विवाद है, चीन सागर में जो विवाद चल रहा है, कौन सा विवाद चल रहा है? चीन कहता है कि पूरा क्षेत्र में हमारा है, और ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम, अमेरिका जैसे देश कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा क्षेत्र वहाँ तक है, 200 नॉटिकल समुद्री मील तक है। उसके बाद ये क्या है? इंटरनेशनल रीजन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, हम सब लोग आएंगे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर? और ये ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि बिना पूछे कोई भी देश इसमें आ गया अंदर, तो यह देशों की, भारत की सिक्योरिटी के लिए क्या होगा? खतरा होगा। सभी देशों की सिक्योरिटी के लिए क्या होगा? खतरा होगा। अच्छा, तब क्या होता है जब कोई देश बिल्कुल पास में चिपका हो? तब उसके लिए क्या होती है? दो देशों के बीच में एक समझौता होता है, संधि की जाती है, जिसको जल संधि बोलते हैं। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। क्या नाम इसका है? पाक जल संधि, पाक। ठीक, यह जल संधि का क्या काम है? यह जल संधि से दोनों देशों में समझौता है कि देखो भैया, इसमें यहाँ तक तुम रहोगे, यहाँ तक मैं रहूँगा।
इसी में, इसके अंदर ही समझौता होता है कि यहाँ तक आप रहेंगे, यहाँ तक मैं रहूँगा। क्लियर? बात समझ में आ रही ना ये चीज़? ठीक ना? चलिए, एक विद्वान हुए थे जिम्मरमैन। क्या नाम था उनका? जिम्मरमैन। जिम्मरमैन एक विद्वान थे और उन्होंने संसाधनों को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। ठीक है, तो लिखिए क्या? जिम्मरमैन के अनुसार, जिम्मरमैन के अनुसार संसाधनों का वर्गीकरण। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधनों का वर्गीकरण। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन वह हैं जो व्यक्तिगत अथवा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ठीक, देखिए जिम्मरमैन ने संसाधनों को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों को नोट कर लीजिए। कौन कौन से हैं? पहला है अप्रयुक्त संसाधन। अप्रयुक्त संसाधन। अब अनयूज्ड रिसोर्सेज। और चौथा लिख लो गुप्त संसाधन। गुप्त संसाधन। ठीक, लेटेंट रिसोर्सेज। क्लियर है? देखिए जिम्मरमैन ने संसाधनों को इन 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से 4 हैं? अप्रयुक्त संसाधन, अनयूज्ड रिसोर्सेज, अप्रयोजनीय संसाधन, नॉन सस्टेनेबल रिसोर्सेज, संभाव्य संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेज, और गुप्त संसाधन, लेटेंट रिसोर्सेज। अब इसमें देख लेते हैं कि अप्रयुक्त संसाधन क्या होते हैं। ठीक ना? तो ऐसे संसाधन जो अभी तक यूज़ नहीं किए गए हैं, ऐसे संसाधन जो मौजूद तो हैं लेकिन अभी तक उनका प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऐसे संसाधनों को अनयूज्ड रिसोर्सेज बोला जाता है। ठीक, दूसरा है अप्रयोजनीय संसाधन, नॉन सस्टेनेबल रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन, ठीक ना, जिनका पता ही नहीं है और है भी तो उसको प्रयोग करने के लिए हमारे पास तकनीक नहीं है कि हम उसका प्रयोग कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे संसाधन अप्रयोजनीय हैं, नॉन सस्टेनेबल हैं, इनका हम क्या करते हैं? प्रयोग नहीं कर सकते, प्रयोजन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। जैसे खनिज पदार्थ तो हिमालय की नीचे भी मौजूद हैं, लेकिन वो क्या है? अप्रयोजनीय है। पता चला कि अब दुगना खर्चा बढ़ जाएगा, हिमालय पूरा तोड़ेंगे तब ना उसके नीचे जाएंगे। तो ऐसे संसाधनों का हम क्या कर सकते हैं? प्रयोग नहीं कर सकते। जिम्मरमैन के अनुसार जो तीसरा संसाधन है वह है संभाव्य संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जो मौजूद हैं, संभाव्य हैं, मगर अभी तकनीकी का अभाव होने के कारण या किसी कारणवश क्या है, हम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि भविष्य में उनका प्रयोग किया जाएगा। ऐसे संसाधनों का प्रयोग भविष्य में किया जाएगा। तो ऐसे संसाधन कौन से संसाधन कहलाते हैं? संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। क्लियर हुआ? ठीक। चौथा है गुप्त संसाधन, लेटेंट रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जो होंगे लेकिन हमें पता नहीं है, ऐसे संसाधन जो मौजूद हैं मगर हमें पता नहीं है, तो ऐसे संसाधनों को गुप्त संसाधन, लेटेंट रिसोर्सेज बोला जाता है। क्लियर? क्या
ऐसे संसाधन जो मौजूद हैं लेकिन कहाँ हैं, कौन से किस प्रकार के संसाधन हैं हमें नहीं पता है। तो इस प्रकार के जितने भी संसाधन आएंगे वो सब गुप्त संसाधनों में लेटेंट रिसोर्सेज के अंतर्गत आएंगे, ठीक ना। तो ये था पूरा क्या, संसाधन का प्रकार, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और आती है जिसको समझ लीजिए, क्या आता है, रिसोर्स एंड रेसिस्टेंस। रिसोर्स एंड रेसिस्टेंस, संसाधन और प्रतिरोध। संसाधन और प्रतिरोध। देखिए जब किसी भी संसाधन का हम प्रयोग करते हैं उसका क्या करते हैं, हम दोहन करते हैं, ठीक ना। तो हमें वहाँ पर रेसिस्टेंस भी देखने को मिलता है, प्रतिरोध भी देखने को मिलता है। जैसे अगर हम कोयले को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ की ज़मीन का हम क्या करेंगे, प्रतिरोध करके हम कोयला निकालते हैं भूमि का। तो कोयले की जहाँ खानें होती हैं वहाँ की ज़मीन पूरी उबड़ खाबड़ गहरी गड्ढा खाई वाली हो जाती है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हुआ, उसका रेसिस्टेंस हुआ। वनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, वनों का पूरा विध्वंस कर दे रहे हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, और पूरा वन जंगल क्या हो रहा है, पूरी पृथ्वी से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक। तो संसाधनों का सिर्फ दोहन ही नहीं करना है, उनका क्या करना है, बचाव भी करना है। तो संसाधनों के बचाव की प्रक्रिया संसाधन संरक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है, संसाधन संरक्षण, ठीक है। रिसोर्सेज कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण। भाई इनका संरक्षण भी करना जरूरी है ना, है। हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे तो यह हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, यह हो सकता है कि हमारे लिए ही नुकसानदायक हो। हम खूब पेट्रोल तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन कब ख़त्म हो जाए, अगले दिन हमें साइकिल से चलना पड़े। तो इसलिए संसाधनों का संरक्षण भी क्या है, जरूरी है। बात समझ में आ गई, ठीक। अब संसाधनों में हम अलग अलग संसाधनों को फिर क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक ना। जैसे मृदा संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, इस प्रकार के संसाधनों को हम अब बारी बारी से फिर पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अब ये हम पढ़ेंगे फिर अगले क्लास में। क्लियर, बात समझ आ रही है ये चीज़।